नमस्कार दोस्तों। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड हिंदी बाय तरुण चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की जो इकाई 5 है, हिंदी कविता, उसको पढ़ेंगे। और जो भी आपके पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हुई हैं, रचनाएं लगी हुई हैं, उनके विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। उनके रचनाकार के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वह है पृथ्वीराज रासो। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की रचनात्मक दृष्टि, उसके युगीन संदर्भ और भाषिक शिल्प के साथ इसे पढ़ने की आवश्यकता है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चंद्रबरदाई हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनका ही ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अब आपके पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, रेवा यानी नर्मदा नदी के विषय में कहा गया है। नर्मदा नदी का जो तट है उसका वर्णन इसमें मिलता है। और पृथ्वीराज रासो 68 छंदों में है और 69 समय या सर्ग इसमें है। तो इसमें इन 69 सर्गों में से जो 27वां सर्ग है वो रेवा तट है। तो इस सर्ग में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा तट के किनारे जो पृथ्वीराज चौहान है, उनके शिकार पर खेलने के लिए जाने के लिए, और वहां मोहम्मद गौरी संग जो उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसका जो प्रधान रस है वो वीर रस है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसके विषय में लिखा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में ये राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो जब हम इसके पूरे विस्तार से इसकी कहानी कथा को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस समय हम इसको और विस्तार से इन कथनों का विश्लेषण कर पाएंगे। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है, जिसे डिंगल कहा जाता है। दो तरह की भाषाएं अपभ्रंश के साथ मिलती हैं, और एक होता है डिंगल, एक होता है पिंगल। तो जो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है वो डिंगल होती है, और जो ब्रज मिश्रित अपभ्रंश है वो पिंगल होती है। तो इस पृथ्वीराज रासो में डिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो पूरा महाकाव्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो 27वां सर्ग है, 69 सर्गों में से जो 27वां सर्ग है उसको हमें सिर्फ देखने की आवश्यकता है। और इसका जो केंद्रीय क्षेत्र है, क्योंकि ये वीर रस पर आधारित रचना है, इसलिए इसका केंद्रीय क्षेत्र भी क्या है, वीर गाथात्मकता है, युद्ध है और राजकीय गौरव है। तो जब हम यूजीसी नेट परीक्षा की बात करें तो उसकी परीक्षा के लिए रचना का विधागत स्वरूप कैसा है, इसके जो प्रमुख प्रसंग हैं, खास करके रेवा तट तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए। रेवा तट में कौन कौन से पात्र हैं, और उसके पश्चात उसकी भाषा कैसी है, इसमें किन तरह के बिंबों का उपयोग हुआ है। छंद, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 68 छंदों का उपयोग हुआ है, वैचारिक संदेश, ये सभी नोट करने की आवश्यकता होगी परीक्षा की दृष्टि से। और ये आप कब नोट कर पाएंगे, जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे, उनमें पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। उसके आधार पर अपने जब नोट्स बनाएंगे तब आप ये कर पाएंगे। दूसरे आपके पास अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां आपके पास है। साथियों, ये आदिकालीन कवि हैं, और सबसे पहले खड़ी बोली का जो प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है वो इनकी पहेलियों और मुकरियों में ही दिखाई देता है। और खुसरो की रचनात्मक दृष्टि, उसके युगीन संदर्भ और भाषिक शिल्प को हमें समझने की आवश्यकता होगी। तो जब हम विस्तार से कुछ कुछ मुकरियां, कुछ वो लगे हुए हैं, इनको हम आप देखेंगे। इसके बाद आता है साथियों विद्यापति की जो पदावली है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र। ये आपके सिलेबस में
लगा हुआ है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी जाती है क्योंकि ये मैथिली में रचना करते थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पदावली। तो विद्यापति पदावली आपके पास है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित है। और इनके विषय में कुछ जो विद्वानों ने जो बातें कही हैं उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हर प्रसाद शास्त्री, इन्होंने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। इसी प्रकार बच्चन सिंह जी ने इन्हें जातीय कवि कहा है। और निराला ने इनके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कह के संबोधित किया। इनका जो केंद्रीय क्षेत्र था वो श्रृंगार भक्ति और मैथिली की मधुरता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए इन्हें श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में भी कहा है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि विद्यापति के पदावली में डॉक्टर नरेंद्र द्वारा जो संपादित पुस्तक है उसमें जो भी आपके पास पद लगे हुए हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद जो अगले कवि हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कबीर पुस्तक है वह आपके उसमें लगी हुई है। और इसमें 160 से 209 तक के बीच के जो पद या दोहे हैं उनके वह लगी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर पुस्तक का प्रकाशन 1942 में हुआ, उनके द्वारा जो ये लिखित पुस्तक है। और इस पुस्तक की विषय वस्तु अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रस्तावना के बाद अवधूत कौन है, नाथ पंथियों के सिद्धांत और कबीरदास का मत, हठ योग की साधना, निरंजन कौन है, ब्रह्म और माया, निर्गुण राम आदि विषयों को अपने इस पुस्तक का आधार बनाया है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी पंक्तियां कबीरदास जी की मिलती हैं। क्योंकि दोहे आपके उसमें लगे हुए हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मैं कहता है आंखें न देखे, तू कहता है कागज की देखे। तो इस तरह की बहुत सारे दोहे पंक्तियां उनके मिल सकते हैं। और आपको क्योंकि 160 से 209 के बीच के दोहे पूरे विस्तार से पढ़ने हैं तो इसलिए हमें कबीर की रचनात्मक दृष्टि को, उनके युगीन संदर्भ को और उनके भाषिक शिल्प के साथ इन दोहों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्योंकि इनका जो केंद्रीय क्षेत्र था साहित्य का, ये निर्गुण भक्ति था। ये रूढ़ि के बहुत विरोध करते थे। और सख्य भाव, साक्षी वाला भाव वह इनमें बहुत प्रबल रूप से विद्यमान दिखाई देता है। इसके बाद जो अगले आपके उसमें आते हैं वो है साथियों जायसी ग्रंथावली। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनात्मक कृति है। और इसके संपादक हैं, जायसी ग्रंथावली के जो संपादक हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इसका प्रकाशन 1924 में हुआ। अब ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यदि आप हिंदी साहित्य के प्रेमाश्रयी, जो भक्ति काल का प्रेमाश्रयी शाखा है उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। इनका जो केंद्रीय क्षेत्र है वो सूफी प्रेम दर्शन और रूपक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के संपादन करते हुए उसमें एक बात कही कि कबीर ने तो केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई थी और यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो इन्होंने इनके उसमें सूफी दर्शन, प्रेम दर्शन दिखाई देता है। और अनहलक की जो अवधारणा है और जो हिंदू समाज के विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं उन सभी को इन्होंने अपनी रचना में शामिल किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें मूलतः प्रेम और सौंदर्य का कवि माना है।
और इनके विषय में बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती कि ये संपूर्ण भारतवर्ष के कवि थे। इनके विषय में एक प्रसिद्ध पुस्तक विजयदेव नारायण शाही जी ने लिखी थी, जो 1983 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पद्मावत को, जो इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत जायसी जी की, जो आपके पाठ्यक्रम में भी उसका नागमती वियोग खंड लगा हुआ है, तो इसको उन्होंने पहली ट्रेजिक कृति कहा था। इस तरह की बहुत सारी बातें हम जानेंगे। अभी तो हम परिचयात्मक रूप में पढ़ रहे हैं। अब है आपके पास साथियों सूरदास जी का भ्रमर गीत सार। सूर सागर, सूर सागर सूरदास जी की रचनात्मक कृति है, और जो आपके पास सूरदास जी का भ्रमर गीत सार लगा हुआ है, उसका प्रकाशन 1925 में हुआ, जिसके संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और सूरदास जी ने जो सूर सागर की रचना की थी, उसके 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना मिलती है। भ्रमर गीत सार के जो संपादक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसमें 400 पद मिलते हैं, जो आज भ्रमर गीत सार में है। 400 पदों का संकलन है, और इसकी समीक्षा जब हम देखते हैं तो प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने इसमें भ्रमर के 3 रूप माने हैं, एक कृष्ण के प्रतीक के रूप में, एक उद्धव के प्रतीक के रूप में, और एक स्वतंत्र रूप में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में एक बात कही कि सूर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हिंदी साहित्य की यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसी प्रकार भ्रमर गीत सार की तो पंक्तियां आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। आयो घोष बड़ो व्यापारी, कहे को गोपीनाथ कहावत, निर्गुण कौन देश के वासी। तो इस तरह भी आपको कुछ तथ्य ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद राम भक्ति धारा, जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध रही, उसमें तुलसीदास जी का नाम आदर से लिया जाता है, और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, उनमें से उत्तरकांड अंतिम है, और इस उत्तरकांड में 2 भाग मिलते हैं। सबसे पहले राम की अयोध्या वापसी होती है, और वहां पर राम राज्य की स्थापना होती है। और दूसरा उत्तरकांड में तुलसी का चिंतन पक्ष भी प्रबलता से दिखाई देता है। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के उत्तर भाग में काकभुसुंडी गरुड़ की कथा विशिष्ट उद्देश्य से रखी है, और उसका कारण क्या है? वो उस समय के समाज को ईश्वर अवतार और लीला का मर्म समझाना चाहते थे। मानव जन्म का जो महत्व है उसके विषय में जनता को जागरूक करना चाहते थे। संत असंत व पाप पुण्य, कलयुग की अवधारणा, शैव वैष्णव समन्वय, निर्गुण सगुण आदि के समन्वय से संबंधित विचार इसी उत्तरकांड के उत्तर भाग में मिलते हैं। तो इसलिए हमें रामचरितमानस को तुलसीदास की रचनात्मक दृष्टि, उसके युगीन संदर्भ और भाषिक शिल्प के साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका जो केंद्रीय क्षेत्र है साथियों, वो राम भक्ति है, लोक मंगल है और समन्वय है। इसके बाद बिहारी सतसई आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं। बिहारी सतसई में 713 दोहे शामिल हैं, और आपके पास जो बिहारी रत्नाकर नामक पुस्तक लगी है उसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका प्रकाशन 1921 में हुआ, और हिंदी खड़ी बोली में ये सर्वश्रेष्ठ टीका के रूप में जानी जाती है। बिहारी लाल आप सभी जानते होंगे, रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है बिहारी सतसई, उसके विषय में कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा
हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो भाषा के साहित्यकार रहे हैं, भाषाविद रहे हैं, उन्होंने इसके विषय में लिखा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो आपके पास 100 दोहे शायद आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं। तो आपको इन सभी दोहों का भावार्थ समझना है, उसका संदर्भ समझना है, उनकी इसके माध्यम से बिहारी की जो रचनात्मक दृष्टि है उसको समझना है, उसका युगीन संदर्भ और भाषिक शिल्प समझना है। और इसके साथ साथ जो इसका केंद्रीय क्षेत्र है, दोहा, दोहे, जो इनके जो समास शैली में जो इनका लिखने की क्षमता है, समाहार करने की जो इनकी क्षमता है, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। और श्रृंगार इनका प्रिय विषय है, क्योंकि ये रीत सिद्ध कवि हैं। इसलिए उस समय के सामाजिक सरोकारों से और उस समय की जो सामाजिक प्रवृत्तियां थी, राजकीय राजतंत्र था, तो जो राजकीय प्रवृत्तियां थी, राज परिवेश था, उस उसके हिसाब से बिहारी जी के रचनाएं पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसके बाद साथियों घनानंद कवित हैं। घनानंद कवित्त के जो संपादक हैं वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और घनानंद एक रीति मुक्त कवि हैं। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम के पीर का कवि कहा। इनके विषय में एक प्रसिद्ध बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही, जिसके माध्यम से इनका संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने प्रकट हो जाता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो इसीलिए इन्हें रीति मुक्त कवि भी कहा जाता है कि ये किसी दूसरे की पीड़ा में नहीं रो रहे हैं, ये अपनी ही पीड़ा में रोने वाले व्यक्ति हैं। स्वानुभूत विरह इनका केंद्रीय क्षेत्र है। इसीलिए घनानंद की जो रचनात्मक दृष्टि है, उसके युगीन संदर्भ और भाषिक भाषिक शिल्प की दृष्टि से हमें घनानंद कवित्त जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है, उसको पढ़ने की आवश्यकता होगी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसकी भूमिका में लिखा है कि रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर, किंकर यानी गुलाम, पर स्वच्छंद काव्य की रानी है अनुभूति और उसकी दासी है बुद्धि। तो जो स्वच्छंद काव्य है उसकी रानी क्या है? अनुभूति है, स्वानुभूति है, स्वानुभूत विरह है, और उसकी दासी बुद्धि है, उसी के अधीन बुद्धि है। इसलिए इन्होंने रीति मुक्त प्रेम की राह चुनी, रीति मुक्त कविताओं की राह चुनी। स्वच्छंद प्रवाह के कुछ अन्य कवि रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, द्विजदेव इत्यादि हैं, पर इन सब में घनानंद सर्वश्रेष्ठ है। और उसका कारण यही है कि घनानंद की जो साहित्यिक संवेदना है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। घनानंद की रचनाओं में दो तरह के प्रकार मिलते हैं, एक प्रेम की संवेदना, एक भक्ति की संवेदना। ये जब हम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित पढ़ेंगे तो उसके द्वारा हम स्पष्ट हो पाएंगे। तो उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि इन्होंने प्रेम संवेदना की और भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति की है। इनकी कुछ एक दो पंक्तियां, जो प्रमुख पंक्तियां हैं: झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, सर ऊपर जाती हैं। तो इस तरह की इनकी कुछ रचनाएं हैं। जासो प्रीति ताहि निठुरई, सो निपट नेहा, कैसे करी जिय की जरनी सो जताई है। तो इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। आगे अगर हम देखें तो इसके बाद आता है मीरा। मीराबाई को अगर आप देखेंगे तो मीराबाई की जो रचनात्मक दृष्टि है, उसका जो युगीन संदर्भ है, भाषिक शिल्प है, इनका जो केंद्रीय क्षेत्र है वो अनन्य भक्ति और सामाजिक साहस है।
इन्होंने कृष्ण से प्रेम की स्वतंत्र घोषणा की और अपने घर परिवार से दूर जाकर के उनके प्रेम में मगन रही। तो ये आपके पास कुछ पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इसके बाद साथियों हरिओद, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, उनका उनका प्रिय प्रवास ग्रंथ आपके पास लगा हुआ है। हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास गणपति चंद्रगुप्त जी ने कहा है, और उसका कारण क्या था कि इन्होंने एक ऐसे काव्य की रचना की जिसका नाम था प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन शामिल है, और इसका प्रकाशन 1914 में हुआ। 17 सर्गों में यह विभाजित है और संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इसका पुराना नाम ब्रजांगना विलाप था, लेकिन इस इस महाकाव्य का जो प्रमुख क्षेत्र है वो खड़ी बोली महाकाव्य और विरह है। इसकी एक पंक्तियां जो आपने जरूर कहीं न कहीं सुनी होगी, वो है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तुरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल की वल्लभ की प्रभा। तो इस तरह से हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनात्मक दृष्टि को उसके युगीन संदर्भ और भाषिक शिल्प के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। और मतलब कोई भी रचनाकार आप देखेंगे, सभी में एक ही लाइन बार बार मैंने लिखी हुई है कि जो भी रचना हम पढ़ेंगे, जिस भी रचनाकार को हम पढ़ेंगे, हम उनकी रचनात्मक दृष्टि के साथ साथ युगीन संदर्भ और भाषिक शिल्प को अवश्य पढ़ेंगे और उसका केंद्रीय क्षेत्र जानेंगे, उसका समय जानेंगे, वो किस समय लिखी जा रही है और उसका उद्देश्य क्या है, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। इसके बाद अगला जो है भारत भारती, जो मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और जिस प्रकार हरिओद जी को आधुनिक युग का सूरदास कहा गया क्योंकि उन्होंने कृष्ण काव्य लिखा एक तरीके से, उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग के तुलसीदास कहते हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि भारत भारती राम काव्य से संबंधित कोई रचना है। इन्होंने साकेत नाम से भी, जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, साकेत नाम से एक महाकाव्य लिखा जिसको हम आगे इसके बाद देखेंगे। लेकिन चूंकि आधुनिक युग के तुलसीदास का जिक्र मैंने किया, इसलिए आपको बताना उचित रहेगा कि इन्होंने एक साकेत नाम से एक महाकाव्य लिखा जिसमें 12 सर्ग हैं, और यह राम कथा पर आधारित है, और विशेष रूप से इसका जो 9वां सर्ग है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने राम से जुड़े हुए मिथक को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें आधुनिक युग के तुलसीदास की संज्ञा भी दी जाती है। लेकिन जो भारत भारती है, भारत भारती एक ऐसी राष्ट्रवादी कृति है जिसकी प्रेरणा इन्हें मुसद्दे हाली और कैफीकृत भारत दर्पण रचनाओं से मिली है। महात्मा गांधी जी ने इसी रचना को पढ़ करके राष्ट्र कवि की इन्हें उपाधि दी थी। भारत भारती का जो प्रकाशन होता है 1912 में हुआ, और यह 3 खंडों में, मतलब इसी एक पुस्तक के भीतर 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो इसमें उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को अपने कवित्व का आधार बनाया है, और देश को किस प्रकार, हमारा देश किस प्रकार अतीत में था, किस प्रकार वह वर्तमान में है, और किस प्रकार उसके भविष्य में होने की संभावना है, इस पर उन्होंने विशेष भाव दिया है। एक दो पंक्तियां मैं उनकी जरूर गुनगुनाना चाहूंगा।
कि उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। इस तरह की बड़ी सरल भाषा में इन्होंने काव्य रचना की। और इस भारत भारती रचना के विषय में एक प्रसिद्ध बात कही जाती है कि इसको सीखने के लिए, इसकी कविताओं को गुनगुनाने के लिए दक्षिण भारत के बहुत सारे लोगों ने हिंदी भाषा सीखकर इसको पढ़ा था। इतना क्रेज इसका था। ठीक वैसे ही जैसे देवकी नंदन खत्री जी के चंद्रकांता उपन्यास का था, जिसको पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने, यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने, ये पहले हिंदी भाषा सीखी, फिर उस उपन्यास को पढ़ा। इसके बाद आपके इनकी दूसरी रचना, जिसका मैंने अभी वर्णन जिक्र किया था, साकेत, नवम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और इसकी मूल प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिली है सरस्वती में लिखे एक लेख से। बांग्ला साहित्य से प्रेरणा मिली। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा जिसका नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। और इस निबंध के पश्चात मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विषय में साहित्यिक उदासीनता का जो क्रम था उसको तोड़ा और उर्मिला के जीवन को, उर्मिला के विरह का वर्णन, इस विषय को अपने कविता का केंद्रीय क्षेत्र बनाया। तो इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1931 में हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1931 में ये पूरा होता है। लगभग 15-16 वर्ष इसको लिखने में उन्हें लगे और यह 12 सर्गों में वर्णित है। 1915-16 से उन्होंने इसे लिखना शुरू किया और 1931 में इसे वो पूरा कर पाए। तो इतनी बड़ी रचना है। और इसकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां, जिसमें इन्होंने उर्मिला के विरह का वर्णन करते हुए लिखा है कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आ। इसके बाद दूसरी जो पंक्ति प्रसिद्ध है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। तो इस तरह की आपके पास रचना है। इसके बाद साथियों जयशंकर प्रसाद जी का स्थान है। छायावाद के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जो आंसू काव्य आपके पास, और आंसू और कामायनी, ये दो महाकाव्य आपके पास लगे हैं। आंसू का जो प्रकाशन हुआ 1925 में हुआ और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आप जानते हैं कि संस्कृत में कालिदास जी की मेघदूत नामक एक रचना है। उसी के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू लिखा, जिसे हिंदी का मेघदूत कहा गया। और ये विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसमें 133 छंद हैं। इसकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसी प्रकार रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। तो ये एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसको हमें उसी रूप में देखना चाहिए। युगीन संदर्भ इसका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका भाषिक शिल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे देखते हैं साथियों कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी में 15 सर्ग हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में मनु, श्रद्धा, इड़ा, ये 3 सर्ग लगे हुए हैं। और इसमें इसका जो प्रकाशन हुआ 1935 में होता है। और 15 सर्ग इसमें है। पहला चिंता है और 15वां है आनंद, दूसरा है आशा। लेकिन जो मनु, श्रद्धा और इड़ा है, इनका क्रम तीसरा, छठा और नवा है। 369 आपको याद रखना है। यूजीसी नेट पाठ्यक्रम की दृष्टि से कई बार ये पूछा जाता है। तो श्रद्धा सर्ग तीसरा है, लज्जा सर्ग छठा है, इड़ा सर्ग
नमा है। श्रद्धा, लज्जा और इड़ा, ये तीन है सर्ग। मनु, श्रद्धा, इड़ा नहीं है। तो कामायनी एक ऐसी रचना है जिसमें जल प्लावन की पौराणिक घटना का वर्णन मिलता है। कामायनी की भूमिका में जयशंकर प्रसाद जी ने इस बात का वर्णन किया है कि ये भारतीय इतिहास में जल प्लावन की प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया, और इसे उन्होंने इतिहास कहा है कि यह इतिहास ही है। और वैसे जल प्लावन की घटना का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिला है, और इसमें नाव के उत्तरागिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग मिलता है। तो इस प्रकार आलोचकों ने भी इस पर अपनी रचना चलाई, जिसमें उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, तो नगेंद्र ने इसे रूपक काव्य कहा, मुक्तिबोध ने इसे फैंटेसी कहा। अब इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। कौन तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। दूसरी पंक्ति आप देखेंगे कि शक्ति के विद्युत कणजों व्यस्त, विकल बिखरे हैं वो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इस तरह की बड़ी सुंदर प्यारी सी पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी में मिलती हैं। इसके बाद साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और इनका जो केंद्रीय क्षेत्र है, ये भी छायावादी कवि हैं। इनका जो केंद्रीय क्षेत्र है वह भी मुक्त छंद है, विद्रोह है और मानवीय करुणा है। आप देखेंगे कि आचार्य शुक्ल ने इनको बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का धनी कहा। तो उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने अभावों में ऐसा साहित्य रचा जो आज भी हिंदी साहित्य या साहित्य के मानकीकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। इनकी पहली जो रचना थी जूही की कली, परिमल काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी, और इसकी भूमिका में इन्होंने लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यहीं से मुक्त छंद का इन्होंने आविष्कार किया। ये विद्रोह के कवि माने जाते थे, और इनकी कुछ रचनाएं जैसे सरोज स्मृति जो 1935 में प्रकाशित हुई, राम की शक्ति पूजा जो कृतिवास रामायण पर आधारित है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंदो, ये सभी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई। जागो फिर एक बार, तो ये रचनाएं इनकी लगी हुई हैं। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध और प्रिय रचना है वो है राम की शक्ति पूजा। इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसे विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। इसके बाद साथियों छायावाद के एक और कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी भी छायावादी कवि हैं, और इनके प्रथम रश्मि कविता आपके पास है, परिवर्तन है। पल्लव की भूमिका में, तो पल्लव की भूमिका को तो छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। इसी प्रकार द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये भी इनकी आप एक कविता आपके पास है। तो छायावाद की जब हम विशेषताएं देखेंगे उसमें सुमित्रा नंदन पंत जी तो देखेंगे, तो हम पाएंगे कि इनका जो केंद्रीय क्षेत्र है वो प्रकृति है, सौंदर्य है, मानवतावाद है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा को देखेंगे तो इनकी रचनात्मक दृष्टि और केंद्रीय क्षेत्र विरह, करुणा और आध्यात्मिक संवेदना है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे वीण भी हूं मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूं, इनको पढ़कर ही आपको लगेगा कि इनमें विरह, करुणा और आध्यात्मिक संवेदना है।
मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनकी एक और कविता आपके पाठ्यक्रम में है। छोटी छोटी कविताएं हैं। फिर विकल हैं प्राण मेरे, इस सांध्य गीत में है। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो ये सभी रचनाएं इनकी हैं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है साथियों। और दिनकर की जो रश्मि रथी है वो भी है। और यदि आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जो उर्वशी है, इसका प्रकाशन 1961 में हुआ, 5 अंकों में है। ये एक गीति नाट्य है। 1972 का प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस रचना को मिला। और इसमें कुछ प्रमुख पात्र जैसे पुरुरवा है, महर्षि च्यवन है, आयु विश्मना है, उसी नरी सुकन्या है। तो इन सभी, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब इसका टर्न आएगा। तो इसके बाद रश्मि रथी जो दिनकर की है, और इन्हीं की दूसरी 2 रचनाएं आपके पास हैं। जो दिनकर की रश्मि रथी 1952 में प्रकाशित हुई, 7 सर्गों में है। इसे खंड काव्य का दर्जा मिलता है। और इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया के मरण होगा। और इसी प्रकार नागार्जुन की कालिदास बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूं, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक। इस तरह की कवि आपके पाठ्यक्रम में है। और इनका जो केंद्रीय क्षेत्र रहा है, इन्हें जन कवि कहा जाता है। जन पक्षधरता और राजनीतिक व्यंग्य इनकी एक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। इसके बाद अज्ञेय आते हैं। अज्ञेय का जो केंद्रीय क्षेत्र है, क्योंकि ये प्रयोगवादी का भी है, इसलिए ये प्रयोग करते हैं, आत्मान्वेषण करते हैं, और आधुनिकता इनका केंद्रीय विषय है। कल की बाजरे की हरी घास पर क्षण भर, या दीप अकेला, असाध्य वाणी, कितनी नावों में कितनी बार। इस तरह की, और असाध्य वीणा तो एक लंबी कविता है। इस तरह की रचनाएं आपके पास हैं। इसके बाद है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जो क्षेत्र है, फैंटेसी और आत्मसंघर्ष, मध्यवर्गीय आलोचना। और भवानी प्रसाद मिश्र जी भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो मुक्तिबोध की जो भूल गलती कविता है, ब्रह्म राक्षस कविता है, और अंधेरे में कविता है, ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो इस तरह की पंक्तियों के लिए जाने जाते हैं। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष का कवि इन्हें कहा जाता है। आपके पास इसके बाद है धूमिल। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडेय धूमिल। तो सुदामा पांडेय धूमिल, इनकी नक्सलवाड़ी कविता, मोचीराम कविता, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, इन कविताओं के उससे ही आपको पता चलेगा कि इनका केंद्रीय क्षेत्र राजनीतिक भाषा का विखंडन है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को अगर देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र सहज भाषा और गांधीवादी चेतना के कवि हैं। और इनके गीत फरोश, जो 1956 में गीत बेचने वाला इसमें एक रहता है, और वो काव्य संग्रह है। और सतपुड़ा के जंगल जो 1956 का ही है। तो उस समय ये दूसरे तार सप्तक में ये इनको स्थान मिलता है। आप जानते हैं तार सप्तक, 4 तार सप्तक हुए हैं। वो भी हम हिंदी कविता में पढ़ेंगे जब हम हिंदी कविता का इतिहास पढ़ेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही। परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि आपको इन सभी रचनाओं के विधागत स्वरूप को, उसके प्रमुख प्रसंग, पात्र, पंक्तियों को, भाषा, बिंब, छंद, और उसका जो वैचारिक संदेश है, उसके नोट्स बनाने बहुत आवश्यक हैं। और आपको केवल उसके कथ्य को नहीं समझना है, बल्कि यह भी समझना है कि कवि अपने अनुभव को किस प्रकार से कलात्मक युक्ति से प्रभावी बनाता है। और इतना समझने के बाद आपको यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से भी उसके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है जिससे आपका भी यूजीसी नेट क्लियर हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।